मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 326 झुलसी हुई धरती। सर्वनाश का लोहार C326 झुलसी हुई धरती। अध्याय 326 झुलसी हुई धरती। यह एक भयानक खाई थी जिसमें सेठ घूर रहा था क्योंकि वह विनाश के राक्षस राजा अबादोन का रूप ले रहा था। ये विनाश की गाथा थी जो इस रहस्यमयी व्यक्तित्व की प्रशंसा करने वाली कुछ रचनाओं में से एक थी। शीर्षक की सादगी पाठक को धोखा दे सकती थी। इसका प्रभाव बहुत गहरा था। इसे सुनने वाले हर व्यक्ति में विनाश की प्यास जाग उठी और इन इच्छाओं से खुद को भी ईंधन मिला। बदले में इसने कवि के हमलों की विनाशकारी शक्ति को बढ़ा दिया। जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतनी ही अधिक विनाशकारी शक्ति होगी। उसने शुरू करने से पहले एक छोटा सा गीत भी गाया था। अब वह महसूस कर सकता था कि संगीत उसके क्रोध और घृणा को और भी अधिक भड़का रहा था, जबकि अंधेरी खाई लालच से उसे अंदर खींच रही थी और लगातार उसके जादू को मजबूत कर रही थी। इस समय जंगल में आग के गोले बरस रहे थे जो एक कार के आकार के थे और उनका प्रभाव बम जैसा था। जहां वे गिरे वहां सब कुछ उड़ गया। कोई राक्षस, कोई बूंद, यहां तक कि विशाल पेड़ भी विस्फोट का सामना नहीं कर पाए। जंगल की आवाजें विरोध में चिल्ला रही थी, लेकिन वे केवल प्रत्यक्ष प्रहार से बचने की कोशिश कर रहे थे, भले ही इसका मतलब पिछले प्रहार के बाद की जलती हुई आग से बचना ही क्यों न हो। कुछ मिनटों के बाद गाना आखिरकार बंद हो गया और बमबारी कम हो गई। भगदड़ खत्म हो गई थी और एक छोटे से शहर का इलाका पूरी तरह से जंगल रहित हो गया था। जगह अभी भी आग की लपटों से ढकी हुई थी और गिरे हुए पेड़ों की जलती हुई लाशों से अटी पड़ी थी। हालांकि कुछ बूंदें बच गई थी। वे सिकुड़ गई थी क्योंकि उनके शरीर के बड़े हिस्से जल गए थे, लेकिन वे बच गईं। और कई पेड़ों के टूट जाने के बावजूद उनकी कई जड़ें ठीक थीं। कारवां भी इस विपत्ति से बच गया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उन्हें कोई सीधा आघात नहीं लगा था। इससे पहले कि यात्री सांस छोड़ पाते या पत्तों के ढेर खुश हो पाते, वे वास्तविकता की असली भयावहता के आमने सामने आ गए। लेस देन डबल कास्ट ग्रेटर देन। हेकेट के क्लोक के लेस देन डबल कास्ट ग्रेटर देन की बदौलत, जिसने पिछली बार की आग के बपतिस्मा को पूरी तरह से दोहराया, एक और बमबारी बचे हुए लोगों पर टूट पड़ी। एकमात्र अंतर यह था कि इस बार यह अधिक व्यापक रूप से फैला हुआ था, जिससे प्रभाव का क्षेत्र और भी बढ़ गया। दूसरी अग्नि वर्षा समाप्त होने से पहले ही जंगल में फिर से गीत गूंज उठा, लेकिन नीचे गिरते अग्नि बमों की ताकत और नहीं बढ़ी, बल्कि जमीन पर आग का समुद्र और भी गर्म हो गया। धरती को जलाकर और नीचे की जड़ों को जलाकर अग्नि वर्षा से स्वतंत्र आत्मा की आग लालच से आगे और आगे फैलती गई और अपने रास्ते में आने वाले सभी पत्तों को खा गई और पेड़ों को खा गई। आग से केवल कैंपसाइट और सेठ का कैंप ही बचा रह गया था। जब उसकी मानसिक ऊर्जा अंततः समाप्त हो गई तो उसने गाना बंद कर दिया और आग को नियंत्रित करना बंद कर दिया। लपटें कमजोर हो गईं, लेकिन जंगल में खुशी से फैलती रहीं। टिसिफोन की अंगूठी और मानसिक ऊर्जा वसूली में इसकी वृद्धि के कारण वह गंभीर कमी से होने वाले भारी सिरदर्द से बचने में सक्षम था। क्या अब आप ठीक हैं? पफल्स ने पूछा। सेठ ने गहरी सांस ली और आग के विशाल समुद्र को देखा। हाँ, मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि थोड़ा गुस्सा निकालने के बाद वह ठीक हो जाएगा, कैटरपिलर ने दूह से आत्मसंतुष्ट स्वर में कहा। थोड़ा सा, दूह ने बुदबुदाया और पीछे छोड़े गए नरक के दृश्य को देखा। लेस देन डिंग, आपका कौशल फायर अफेक्शन लव 0.9 फायर अफेक्शन लव 0.10 बन गया है ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपका कौशल अग्नि स्नेह लव 0.10 विशेषता लेस देन आग के परिजन ग्रेटर देन में विकसित हो गया है। लेस देन डिंग, शीर्षक अग्नि में से एक प्राप्त हुआ। आप अग्नि तत्व के प्रिय हैं। अग्नि तत्व आपके लिए मित्रवत है। ग्रेटर देन। आपको क्या लगता है यह आग कब तक जलेगी? दूह ने पूछा और सेठ का ध्यान सिस्टम नोटिफिकेशन से हटा दिया। मुझे नहीं पता। ये कुछ समय तक चल सकता है। उसने उत्तर दिया और दूर तक लेस देन 3 ज्ञान ग्रेटर देन से देखा, जहां उसने आग की लपटों को पेड़ों के बीच जंगल की आग की तरह खुशी से फैलते देखा। हमें शायद कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। अपने विकसित कौशल के अलावा उन्होंने लेस देन गायन ग्रेटर देन का भी स्तर बढ़ाया था और उनका अपना स्तर 2 से बढ़कर 52 तक पहुंच गया था। ये शर्म की बात थी कि घर में उन्होंने जो कुछ भी किया उससे उन्हें वास्तव में स्तर बढ़ाने में मदद नहीं मिली। लेस देन आग का परिजन ग्रेटर देन बिना किसी विवरण के आया। सेठ को यह देखने के लिए प्रयोग करना होगा कि इसका वास्तव में क्या प्रभाव था। अभी के लिए केवल एक बात पक्की थी, आग के साथ उसका संबंध बहुत मजबूत हो गया था। कुछ दिन, दूह ने पूछा। हाँ, उस समय तक आग हम पर काफी हावी हो जानी चाहिए, इसलिए हमें इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब उनके आसपास की लपटें आखिरकार शांत हो गईं तो वहां एक दूसर बंजर भूमि के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। जहां जहां लपटें गुजरी थीं, वहां महीन चूर्ण जैसी राख की एक मोटी परत छा गई थी। जब गर्मी इतनी कम हो गई कि वे बैरियर से बाहर निकल सकें तो डूह और इवान कारवां के पास गए, ये देखने के लिए कि क्या वे कुछ मदद कर सकते हैं। सेठ रुक गया क्योंकि उसने बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी और वह वास्तव में दूसरों की मदद करने की स्थिति में नहीं था। पिछले एक हफ्ते में ये दूसरी बार था जब वह इतना थका हुआ था। वह नायक की भूमिका निभाते निभाते थक गया था, या वह एक विरोधी नायक था। वैसे भी उसे ऐसा करने का मन नहीं था। दूसरों के बारे में चिंता करना वाकई थकाव था। जब वे दोनों शिविर स्थल पर पहुंचे तो स्थिति काफी अस्त-व्यस्त थी। हर जगह लोग बहस कर रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। बहुत से जादूगर जमीन पर गिरे पड़े थे। कुछ देर बाद दूह वापस आया और सेठ को आने के लिए कहा। वह बुरी खबर लेकर आया था। योजक चिन्ह, मार्सेल और दूसरे नेताओं को लोगों को शांत करने और व्यवस्था बनाए रखने में काफी मुश्किल हुई। उनके और एल्जा के बीच अजीब सी खामोशी ने भी उनकी मदद नहीं की। उनकी संख्या में काफी कमी आ गई थी, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। प्रकृति के हमलों में सिर्फ लोग ही नहीं मरे, बल्कि कई उच्च स्तरीय साहसी लोग भी दहशत में घर वापस चले गए। ज्यादातर साहसी 40वें स्तर से नीचे के थे जो बाईं ओर से नहीं लड़ सकते थे, जिसका मतलब था कि चिमेरा और आजाद हुए लोग अब मौजूदा लड़ाकू बल का बड़ा हिस्सा बन गए थे। ऐसे में उनमें से कुछ इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि शायद उन्हें दूसरों से ज्यादा कुछ कहना चाहिए। खास तौर पर वे राक्षस जो अपनी ज्यादातर शक्ति बचाए रखने में कामयाब रहे थे, लोगों को एकजुट कर रहे थे। अपने भ्रम और भय में लोग विभाजित थे। उन्हें आसानी से हेरफेर किया जा सकता था और दूसरों पर हमला किया जा सकता था। उन्हें शांत करना लगभग असंभव लग रहा था क्योंकि लोग सत्ता को हथियाने के प्रयास में खुद को प्रोफाइल करते थे। कारवां बहस, चीखने चिल्लाने और एक दूसरे के साथ हिंसक व्यवहार में बदल गया था। कितना परेशान करने वाला। कैंपसाइट के किनारे पर एक चमकदार कवच पहने आदमी दिखाई दिया। मार्सेल का चेहरा चमक उठा जब उसने देखा कि सेठ अंदर आने वाला है। शायद उसके पास भीड़ को शांत करने की कोई अच्छी योजना थी, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा उतर गया। क्या होगा यदि सभी लोग थोड़ा शांत हो जाएं? हाँ, लोहार की आवाज भीड़ की बड़बड़ाहट में गूंज उठी। कई लोगों ने अपनी बातचीत और झगड़े रोककर आवाज का स्रोत जानने की कोशिश की। मुझे लगता है कि इससे तुम्हें पता चल गया था कि कैंपफायर एक बेवकूफाना विचार था। क्या तुमने सुना? नहीं, मैंने फिर भी बीच में आकर तुम्हें बचाया। क्या तुम इस तरह से अपने जीवन का नया पट्टा इस्तेमाल करना चाहते हो? जैसे ही खतरा टल जाता है, तुम पागल लकड़बग्गों के झुंड की तरह एक दूसरे को चीरना शुरू कर देते हो। कुछ लोग शर्मिंदा दिखे लेकिन उपद्रवी भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश करते रहे। तो क्या अब हमें घुटनों के बल गिरकर आपको धन्यवाद देना चाहिए? हमने कभी आपकी सलाह या मदद नहीं मांगी। आप क्या चाहते हैं? हाँ, हमें आपका कुछ भी बकाया नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि हम माफी मांगे या कुछ और? क्या तुम सोचते हो कि तुम हमसे बेहतर हो? इस तरह के सामान्य वाक्यांश लगातार गूंजते रहे और भीड़ ने खुले कान से उनकी बात सुनी। सेठ ने कुछ बार पलकें झपकाई क्योंकि उसे मानवीय मानसिकता से निपटने में कठिनाई हो रही थी। उसने अपने होठों को दबाया और एक निर्णय लिया। हाँ, वास्तव में मैं तुमसे बेहतर हूँ, और चूंकि तुम कारवां के पदानुक्रम के बारे में बहस करते दिखते हो, इसलिए मैं अपनी टोपी रिंग में फेंक दूंगा। उसकी आवाज इतनी घृणित रूप से मीठी थी और कारवां के कानों में चिपचिपे शहद की तरह चिपकी हुई थी।
आप नेता क्यों बनेंगे? हाँ, हम आपका अनुसरण कौन करेगा? भीड़ से असुरक्षित उत्तर आए। सबसे मुखर दानव आगे बढ़ा और अपमानजनक लहजे में बोला। दानव होने के नाते उसके पास लेस देन सेठ की आवाज ग्रेटर देन जैसे कौशल के लिए अच्छा प्रतिरोध था। कारवां पर नियंत्रण करने का तुम्हें क्या अधिकार है? उसके मुंह से ऐसी ही आवाज निकली जिससे भीड़ लड़खड़ा गई। सेठ ने उसे देखकर पलकें झपकाईं। फिर उसने मार्सेल की ओर देखा जो हैरान और भ्रमित तरीके से पलकें झपका रहा था। शायद उसी कारण से नहीं, उसने पफल्स की ओर देखा जो उसके पीछे 3 मीटर से अधिक ऊंचा था। उसने अपनी आंखें उनके चारों ओर के उजाड़ बंजर भूमि पर घूमने दी। क्या आप गंभीर हैं? हाँ, कोई भी तुम्हारा अनुसरण नहीं करना चाहता। तुम नेता क्यों बनोगे? दानव ने आत्मसंतुष्ट होकर विस्तार से बताया। सेठ की पलक हल्की सी फड़क उठी। अपने चारों ओर देखो और अपने अगले शब्दों के बारे में अच्छी तरह सोचो। सेठ का लहजा विनम्र और मैत्रीपूर्ण था, लेकिन लेस देन सेठ की आवाज ग्रेटर देन ने उसके अंतर्निहित इरादों को व्यक्त कर दिया। राक्षस ने अपने चारों ओर अपने पीछे खड़ी भीड़ को देखकर आत्मसंतुष्ट होकर कहा कि उनकी राय उसके पक्ष में है। तुम इस योग्य नहीं हो। अगले ही क्षण एक दस्ताने वाली मुट्ठी ने राक्षस का चेहरा उलट दिया और उसे सीधे भीड़ में फेंक दिया। तुम्हारे पास मौका था, मैं ये काम अच्छे से करने वाला था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम लोग सिर्फ एक ही भाषा को अच्छी तरह समझते हो। मैं सेठ को राक्षस ने रोका और वह किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह सीधे सेठ पर टूट पड़ा। ये सिर्फ एक लोहार था, उसने उसे चौंका दिया था, बस इतना ही। जब लोहार ने चकमा देकर अपने पीछे खड़े राक्षस को इशारा किया तो उसकी आंखें अविश्वास से खुली की खुली रह गईं। अगले ही पल राक्षस प्रकाश की जंजीरों से बंध गया। नियंत्रण ले लो और मैं पिछले नेताओं को उनकी भूमिकाएं बनाए रखने के लिए नियुक्त करता हूं। जो लोग उनकी बात नहीं मानते उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। पफल्स प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद पवित्र प्रकाश के कौशल से दानव की त्वचा को जलाने का प्रदर्शन किया गया। उसके बाद एक उपचार मंत्र ने उसे पूर्ण स्वास्थ्य में वापस ला दिया। दुर्लभ सेंटीपीड ने इसे 2 बार दोहराया, इससे पहले कि सेठ इसे रोक पाता। बस पफ, अब तुम रुक सकते हो। मैंने कहा था कि तुम रुक सकते हो। पफल्स, शांत हो जाओ। तुम थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। जब वह आखिरकार अपने पालतू जानवर को रोकने में कामयाब हुआ तो दानव पहले ही टूटकर बिखर चुका था। वह निरुत्तर था और भ्रूण की मुद्रा में जमीन पर पड़ा रो रहा था। को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 327 घर खोना। सर्वनाश का लोहार C327 घर खोना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 327 घर खोना। ड्रॉइड ने अपने निवास पर एकत्रित भीड़ से कहा, आपको यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा। हैरान और भ्रमित आवाजें वातावरण में भर गईं। मुझे पता है कि यह प्रत्याशित है, लेकिन कुछ हुआ है और मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि एक बड़ा अंधकार आ रहा है। जिन्होंने इस अनुष्ठान का अनुभव किया है वे जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इसकी सील टूट गई थी। हौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी और पिप डर से कांप रही थी। 2 सप्ताह से भी कम समय पहले उसने प्रकृति को प्रताड़ित करने वाले भ्रष्टाचार को महसूस किया था। ये भयानक गति से फैल रहा है। यहां तक पहुंचने में बस कुछ ही दिन लगेंगे। आपको न केवल मुझे छोड़ना होगा बल्कि जंगल को भी पूरी तरह से छोड़ना होगा, अन्यथा आप सभी गंभीर खतरे में हैं। ड्रॉइड ने भारी मन से आह भरी। वह जानती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चों को उसकी देखभाल से दूर जाना पड़ेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह बच्चों की भलाई के लिए उन्हें बाहर निकालने के लिए मजबूर हो जाएगी। वह अपने चेहरे पर दर्द को छिपा नहीं पाई और यह उन लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था जो पिछले कुछ महीनों में उसके साथ रहे थे। हालांकि इससे उनका दिल टूट गया, लेकिन किसी में भी करीना से बहस करने की हिम्मत नहीं थी। यहां तक कि सबसे छोटे बच्चे भी मूड को समझ सकते थे। वे सभी बहुत कुछ झेल चुके थे और अब वे सामान्य बच्चों से बहुत दूर थे। रोने के बजाय वे मुस्कुराए और ड्रॉइड को गले लगा लिया। वे उसे आश्वस्त करते रहे कि वे वहां सुरक्षित रहेंगे और प्रशिक्षुओं ने चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो सभी की रक्षा करने का वादा किया। सभी के जाने की तैयारी करने के बाद ही पिप उसके पास आए। लेकिन आपका क्या होगा गुरुजी? आपकी रक्षा कौन करेगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये स्पष्ट था कि ड्रॉइड अपने पेड़ को नहीं छोड़ सकती थी। चाहे उसका पेड़ कितना भी बड़ा, मजबूत और भव्य क्यों ना हो, ड्रॉइड अपने पेड़ को नहीं छोड़ सकती थी। वह यहां फंस गई थी और केवल बुराई के आने का इंतजार कर सकती थी। पिप, करीना ने उसके सिर पर थपथपाया। मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। ये झूठ है। जब अंधेरा आएगा तो तुम्हें तकलीफ होगी। लड़की ने आंखों में आंसू भरकर कहा। हाँ, तुम सही हो। और हाँ, ये झूठ है। एक छोटा सा सुंदर झूठ। क्या तुम वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय इस झूठ पर विश्वास नहीं करोगे? कृपया, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बोझ के साथ जियो। मैं पीछे रह सकता हूं और तुम्हें तुम्हारी पीड़ा से बचा सकता हूं। पिप ने सुझाव दिया। होप को छोड़ने के लिए उसने बहुत कुछ किया था। अगर उसने अपना दिल मजबूत कर लिया होता तो वह। मेरे बहादुर छोटे पिप, क्या तुम जानते हो कि मेरे पेड़ का नाम क्या है? लड़की को सवाल सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने हाथ हिला दिया। कोई नहीं जानता था कि यह विशाल पेड़ क्या है। मेरे इस पेड़ को हैंगंग ट्री कहते हैं। उसने अपनी आंखों में कुछ दुख के साथ कहा। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए जिन लताओं का इस्तेमाल करती थी वे मेरे पेड़ के अंदर मौजूद किसी भी शिकार को पकड़कर उसका गला घोंट देती हैं। लाशों को मुकुट में खींच लिया जाता है और शाखाओं को सजाया जाता है जैसे कि फांसी पर लटकाए गए अपराधियों की लाशें। पिप केवल उसे शून्य भाव से देखता रह गया। क्या तुम समझ रहे हो? इस पेड़ ने कई लोगों को मार डाला था इससे पहले कि यह परिवर्तित होकर मुझे जन्म दे। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम सिर्फ अपनी जान गंवा दोगे और इससे मुझे अंधेरे से भी ज्यादा दुख होगा। क्या तुम समझ रहे हो? उसने बड़े आंसू के साथ सिर हिलाया। वह अपने मालिक की मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। यात्रा की सारी तैयारियां जल्दी जल्दी की गई और अगले दिन सुबह ज्यादातर बच्चों और किशोरों का समूह रवाना होने के लिए तैयार था। उनमें सिर्फ 4 वयस्क थे, 3 महिलाएं और एक बुजुर्ग आदमी। अब जल्दी करो, अंधेरा यहाँ तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरे मुकुट की पहुंच से बाहर निकलना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें शायद कभी भी निकलने का मौका नहीं मिलेगा। ड्रॉइड ने उन्हें जल्दी करने के लिए उकसाया। लगभग 30 लोगों के समूह को 3 गाड़ियों पर बांटा गया था जिन्हें एक तरह के पालतू गाय राक्षस द्वारा खींचा गया था। प्रकृति से उनके जुड़ाव के कारण उनमें से कई लोगों के लिए जानवरों के साथ संवाद करना और उनसे वाहन खींचना आसान था। अगर वे पैदल यात्रा करते तो लटकते हुए पेड़ के मुकुट के किनारे तक पहुंचने में ही कई दिन लग जाते। ये यात्रा उनके लिए आकाश को गले लगाने वाले विशाल पेड़ के नीचे फैले घास के मैदानों का नजारा देखने का आखिरी मौका भी था। उन्हें अभी भी पूरे दिन की धूप लेनी पड़ी, लेकिन जब वे सूर्यास्त के धुंधलके में लताओं के पर्दे के पास पहुंचे तो उन्होंने एक आकृति को अपनी प्रतीक्षा करते देखा। जल्दी करो, ड्रॉइड ने परेशान होकर उन पर चिल्लाया। जानवरों ने उसकी आवाज में तेजी देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त की और तेजी से दौड़ने लगे, जिसके कारण कुछ लोग गाड़ी से लगभग गिर गए। जैसे ही वे ड्रॉइड के पास पहुंचे, पिप ने देखा कि उसकी पहले की स्वस्थ हरी त्वचा काली पड़ गई थी और उसके पूरे शरीर पर काले जाल के पैटर्न बन गए थे। ये पहले ही तने तक पहुंच चुका है। मैं केवल इन लताओं को नियंत्रित कर सकता हूं। जल्दी करो और बाहर निकलो और धीमे मत हो जाओ। जितना हो सके उतना देर तक आराम मत करो। जब अंधेरा छा जाए तब भी चलते रहो। अंधकार के बाद महान विनाश आता है। ये आखिरी शब्द थे जो करीना ने उनके पीछे चिल्लाते हुए कहे जब वे तेजी से उसके पास से निकल गए। किसी ने भी अपने आंसू रोकने की कोशिश नहीं की, सिवाय ड्राइवर के जिसे सामने देखना था। योजक चिन्ह। कैंपसाइट के बचे हुए खाने को लोरी से भर दिया गया। भीड़ को परेशान देखकर सेठ ने लोगों को शांत करने के लिए एक साधारण लोरी का इस्तेमाल किया। हालांकि वे शांत हो गए क्योंकि लेस देन सेठ की आवाज ग्रेटर देन ने उन्हें शांत करने की इच्छा के अलावा अपनी कुछ अन्य भावनाएं भी व्यक्त की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मान लीजिए कि लोग शांत हो गए क्योंकि वे उसके गीत में निहित अव्यक्त धमकियों से भयभीत हो गए थे।
जब लोहार ने कारवां के लोगों और सत्ता संरचना को व्यवस्थित कर दिया, तो पूर्व और नवनियुक्त नेता अव्यवस्था को दूर करने और शिविर स्थल से जो कुछ भी बचा सकते थे उसे बचाने के लिए अपने काम में लग गए। वह क्या था? मार्सेल ने पूछा जब सेठ उसके पास आया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हारी छोटी सी समस्या हल कर दी। देखो, अब वे सभी शांत और आज्ञाकारी हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें अवज्ञा से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन क्या तुम्हें झगड़ा करना पड़ा? मैं ये स्पष्ट कर दूं, उसने मुझे मजबूर किया। वह उन्हें ये दिखाने के लिए एक अच्छा बलि का बकरा भी था कि अगर मैं चाहूं तो उन्हें बलपूर्वक नेतृत्व करने की शक्ति रखता हूं। वैसे भी इससे फिलहाल समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। कल तक आग इतनी दूर हो जानी चाहिए कि हम फिर से यात्रा कर सकें। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे अभी भी सुलगते हुए कोयले के खेत पर यात्रा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे तो ये जंगल में यात्रा करने से कहीं अधिक आसान है। हाँ, आपके लिए जरूर, हमारे लिए खैर हो सकता है आप सही हो। रात के रेगिस्तान में यात्रा करना अंधेरे जंगल से लड़ने से ज्यादा आकर्षक लग रहा था। कम से कम वे फिर से सूरज देख सकते थे और अपने कुछ खुलियों को खोने के बाद भी उनके पास होप तक पहुंचने के लिए पर्याप्त राशन था। आग कितनी दूर तक जाएगी? तुम्हें क्या लगता है? मार्सेल ने अचानक पूछा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह आग से डरता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे इस पर पूरा भरोसा था। अभी वे आग के बढ़ते घेरे के बीच में थे। इसका मतलब था कि वे यहाँ जीवित बचे एकमात्र प्राणी थे और आग की दीवार से सुरक्षित थे। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, किसी समय ये शक्ति खो देगा और एक सामान्य जंगल की आग में बदल जाएगा। चूंकि मुझे दूषित जंगल को जलाने का अनुभव नहीं है, इसलिए मैं आपको यह नहीं बता सकता कि ऐसा कब होगा या ये कितनी दूर तक फैलेगा। चलो आशा करते हैं कि जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते तब तक हमें वह जंगल फिर से न दिखे, मार्सेल ने बड़बड़ाते हुए कहा। जो कुछ अभी हुआ था उसे देखने के बाद वह वास्तव में अंधेरे जंगल के किसी भी हिस्से में फिर से प्रवेश नहीं करना चाहता था। सेठ की शक्ति के प्रदर्शन ने यात्रियों में से अधिक महत्वाकांक्षी लोगों को बाहर निकाल दिया था। कोई कह सकता है कि इन खोई हुई भीड़ों को ज्ञान मिल गया था। कारवां को फिर से ठीक करने के बाद वे एक बार फिर सड़क पर निकल पड़े। हवा में महीन राख होने के कारण उन्हें अपने चेहरे ढकने पड़े। अंततः राख से भरे रेगिस्तान को पीछे छोड़ने में उन्हें लगभग 3 दिन लग गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 328 अंतिम इच्छाएं। सर्वनाश का लोहार C328 अंतिम इच्छाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 328 अंतिम इच्छाएं। राख से भरे रेगिस्तान से यात्रा करते हुए सेठ को बहुत अच्छा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके दिल से कोई बोझ उतर गया हो, क्योंकि सारे पेड़ खत्म हो गए थे। इसके अलावा लगातार आने वाली मार डालने वाली सूचनाओं ने उसका मूड बहुत अच्छा कर दिया। कई जंगल के जीव उसकी आग में अपनी जान गंवा रहे थे और सेठ ने इसके जरिए काफी अनुभव हासिल किया था। जब अंततः सूचनाएं धीमी हो गई तो वह पहले ही 56 स्तर पर पहुंच चुका था। उसने जंगल में आग लगाकर 4 स्तर प्राप्त कर लिए थे। हाल ही में प्राप्त 2 अधिसूचनाओं ने उन्हें विशेष रूप से आश्चर्यचकित कर दिया था। लेस देन डिंग, आपने उत्परिवर्तित हैंगंगट्री लव 67 को मार दिया है। आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपने हैंगंगट्री लव 0.67 की ड्रॉइड करीना को मार दिया है। आपने अनुभव अर्जित कर लिया है। ग्रेटर देन। ये अनुभव का सबसे बड़ा हिस्सा था जो मेरे पास आया। युद्ध के बाद ये दूसरा दिन था, लेकिन सेठ यह नहीं बता सकता था कि यह पेड़ कितनी दूर होगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी लपटें कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। उसे क्षितिज पर ऐसी विशाल संरचना देखने की उम्मीद थी। सेठ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आग ने एक लटकते हुए पेड़ को मार डाला है। उस विशालकाय पेड़ की याद ही उसके दिल में डर पैदा कर देती थी जो स्वर्ग तक पहुंच गया था और पूरे शहर को ढक लिया था। उसे यकीन था कि पेड़ में कुछ गड़बड़ जरूर होगी। शायद वह छोटा था या कमजोर था। उसे याद आया कि उस भयानक फील्ड बॉस के लिए उसका स्तर निश्चित रूप से बहुत कम था। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। यह महत्वपूर्ण नहीं था कि उसे इस पर कितना संदेह था। अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कहीं बाहर उसकी आग ने एक लटकते हुए पेड़ और उसके ड्रॉइड को मार दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मार्सेल, एक पल के लिए यहाँ आओ। सेठ ने गिल्ड मास्टर और शेष साहसी लोगों के नेता को बुलाया। हाँ, कारवां नेता तलवारबाज सेठ के पास आए। मुझे कुछ देर के लिए निकलना है। तुम लोग उत्तर की ओर चलते रहो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। मार्सेल थोड़ा उलझन में था और उसे रोकना चाहता था, लेकिन दृढ़ निश्चयी सेठ का सामना करने के लिए वह वास्तव में कुछ नहीं कर सकता था। आप जानते हैं कि जब तक आप उस स्थान को खोजेंगे तब तक वे आत्माएं संभवतः विलुप्त हो चुकी होंगी। हाल ही में सबका मूड खराब था। उसने आखिरकार सेठ से वादा करवा लिया था कि वह उसे एक सच्चा जहाज बना देगा, लेकिन अब वे बीच में फंस गए थे, ढेर सारे सामान के साथ यात्रा कर रहे थे। फिर भी मुझे कोशिश करनी होगी। अभी मेरे पास आत्माएं पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं और मैं हैंगंगट्री और शायद ड्रॉइड की आत्मा पर हाथ आजमाना चाहता हूं। कल्पना कीजिए कि उनमें कितनी दिलचस्प क्षमताएं हो सकती हैं। उफ, ठीक है, लेकिन जल्दी करो। हम कहां जा रहे हैं? पफल्स ने उत्साह से पूछा। कैटरपिलर दिन भर कारवां के पीछे भागते भागते बहुत ऊब गया था। वह कुछ करने के लिए तैयार था। सेठ को कुछ देर सोचना पड़ा, फिर उसने अभी के लिए सीधे पूर्व की ओर जाने का फैसला किया। लटकते पेड़ों के बारे में उसे जो याद था, उससे उसे पता था कि वे केवल जंगल के विशाल क्षेत्र के बीच में ही पैदा होंगे। पश्चिम में ए सिटी थी जिसमें विशाल फील्ड बॉस था जिसे वह याद करता था, इसलिए शायद यह वैसा नहीं था। इसके अलावा उसने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया। हेके लोग की वजह से उसे अपनी अंतर्दृष्टि के बारे में बहुत अच्छा लगा। जब उसने आइविसे को रास्ता बताया तो दुर्बम सेंटीपीड हवा में उछल गया। उसके पीछे उसने लिनविक, वैडन, डूहू और इवान की हैरान कर देने वाली चीखें सुनी। वह उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। खैर, उसने कुछ भी खतरनाक करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए ये ठीक होना चाहिए। जब पफल्स आसमान में उड़ रहे थे तब सेठ ने आर्गस आई का उपयोग करके नीचे राख से भरे रेगिस्तान में पीछे छूट गई आत्माओं की खोज की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि सेंटीपीड लंबे समय तक उड़ सकता था, लेकिन हवा में उसकी अधिकतम गति अविश्वसनीय थी। 1 घंटे की उड़ान के लिए जमीन पर 5 घंटे की यात्रा करनी पड़ती थी। चूंकि उन्हें कारवां के समान गति से यात्रा करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने फिर भी बहुत दूरी तय की। दर्जनों मजबूत पैर लगातार तेजी से जमीन पर टकराते रहे और लयबद्ध धूल की ध्वनि उत्पन्न करते हुए रेगिस्तान में दौड़ते रहे, जिससे पीछे धूल का एक बड़ा बादल बनता गया। सेठ को यहाँ-वहाँ आत्माएं दिखने में काफी समय लगा। जब वे तीसरी बार जमीन पर उतरे तो उन्होंने आखिरकार यहाँ-वहाँ कुछ छोटी-छोटी आत्माएं जमीन पर तैरती हुई देखी। पफल्स को उन्हें इकट्ठा करने के लिए इधर-उधर घुमाने के बजाय सेठ उसी गीत को गुनगुनाएगा जो उसने डेल्टा में इस्तेमाल किया था, ताकि थोड़े समय के लिए अपने लेस देन सोल कैप्चर ग्रेटर देन की सीमा को बढ़ाया जा सके। आखिरकार रात हो गई थी। वे थके हुए थे और आराम करने के लिए तैयार थे, तभी सेठ ने दूर से एक बड़ी रोशनी देखी। सभी लोग थोड़ी देर और जागते रहे क्योंकि पफल्स लोहार द्वारा बताई गई जगह की ओर भागा। लेस देन उत्परिवर्तित हैंगंगट्री की आत्मा विशाल, आंशिक रूप से भ्रष्ट, अपूर्ण महाकाव्य। एक विशाल वृक्ष की आत्मा जो उत्परिवर्तन से गुजरी और ड्रॉइड को जन्म दिया। ग्रेटर देन, भ्रष्ट और अपूर्ण। सेठ ने आत्मा को कुछ निराशा के साथ देखा। यदि यह आत्मा भी अनुपयोगी थी तो ये यात्रा वास्तव में व्यर्थ थी। यहाँ आने के दौरान उन्होंने केवल 50 छोटी और 3 मध्यम आकार की आत्माएं एकत्र की थीं, जो कि हाल ही में उनके द्वारा की गई खपत की तुलना में एक मजाक था। इससे भी बदतर बात यह है कि वे सभी भ्रष्ट थे। उनके अंदर काले जाल का एक महीन जाल था जो उनकी रोशनी को थोड़ा कम कर देता था। भ्रष्ट होना बहुत फायदेमंद स्थिति नहीं लगती थी। इससे पहले कि वह ये पता लगा पाता कि यह वास्तव में क्या था या इसे कैसे हटाया जाए, सेठ ने ऐसी आत्माओं को अनुपयोगी माना। भ्रष्टाचार तो अंधकार की तरह था, लेकिन आत्मा अधूरी क्यों थी? वह ज्यादा सोचना नहीं चाहता था और उसने विशेषज्ञ से सीधे पूछा।
क्या ये स्पष्ट नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पेड़ ने ड्रॉइड को जन्म दिया, जबकि उसे ऐसा करने में सक्षम नहीं माना गया था। हम केवल विशेष पेड़ ही ड्रॉइड को जन्म देने में सक्षम है। यदि कोई सामान्य पेड़ उत्परिवर्तित होकर ड्रॉइड को जन्म देता है, तो इसका मतलब है कि आत्मा पेड़ और ड्रॉइड के बीच विभाजित है। मैं समझ गया। तो आत्मा कहीं न कहीं आसपास ही होनी चाहिए क्योंकि इस तरह पैदा हुआ ड्रॉइड अपने मेजबान वृक्ष को नहीं छोड़ सकता। लिच की मददगार सलाह का पालन करते हुए उसने फिर से आसपास के इलाके को स्कैन किया लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भले ही यह एक छोटा लटकता हुआ पेड़ था जैसा कि उसे संदेह था, फिर भी इसके मुकुट का व्यास लगभग 30 किलोमीटर रहा होगा। आप लोग यहाँ डेरा डाल सकते हैं, मैं पफ के साथ कुछ चक्कर लगाऊंगा, उसने अपने साथियों से कहा, जो जल्दी से सेंटीपीड से उतर गए। यहाँ तक कि बड़ा मजबूत बाघ आदमी भी बस एक ब्रेक लेना चाहता था और थोड़ी नींद लेना चाहता था। इस बीच सेठ ने गोल गोल घूमकर दूरी में एक और चमक की तलाश की। ऐसा लगा जैसे वह डिम सोल्स खेल रहा था, परिदृश्य में बची हुई वस्तुओं या आत्माओं की तलाश कर रहा था। रात में रोशनी को पहचानने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। जब वे करीब पहुंचे तो उन्हें धरती पर फैली नम राख में एक अनियमितता दिखाई दी। जब वे करीब पहुंचे तो सेठ ने पैटर्न को पहचान लिया। राख से बाहर एक मानव जैसी आकृति उभरी हुई थी, लकड़ी की कठपुतली की तरह जिसे पहचान पाना मुश्किल था। आत्मा चुपचाप जमीन पर पड़ी लाश के ऊपर तैर रही थी जो दूर तक देखती हुई मर गई थी। लेस देन डिंग, एक खोज शुरू हो गई है। ग्रेटर देन, लेस देन खोज, एक मां की अंतिम इच्छा। कठिनाई डी, कैरेना ड्रॉइड एक भयानक अस्तित्व से पैदा हुई थी। अपनी उत्पत्ति के बावजूद उसका दिल बड़ा था और उसने बेघर और निराश लोगों को अपने बच्चों के रूप में खुशी से स्वीकार किया और उनकी देखभाल की। एक बड़ी आपदा ने उसके घर को तबाह कर दिया और उसे अपने बच्चों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी एकमात्र इच्छा ये थी कि उसके बच्चे सुरक्षित रूप से जंगल से बाहर निकल सके। आवश्यकता सुनिश्चित करे कि उसके बच्चे सुरक्षित रूप से जंगल से बाहर निकल सके। पुरस्कार, देखभाल करने वाली आत्मा, हेंगंगट्री की आत्मा का शुद्धिकरण। ग्रेटर देन, लेस देन, क्या आप खोज स्वीकार करते हैं? ग्रेटर देन, फिर से एक खोज। उसके पास अभी बहुत कुछ था लेकिन उसे कुछ बुरा भी लगा क्योंकि उसे संदेह था कि बड़ी आपदा उसकी आग के कारण हुई थी। वैसे इनाम बिल्कुल भी बुरा नहीं था, न केवल आत्माएं बल्कि पेड़ के बाकी सदस्यों की आत्मा भी शुद्ध हो जाती। सेठ को जब लगा कि यह यात्रा बेकार है तो वह थोड़ा उदास हो गया था। उसने यहाँ से दक्षिण की ओर जाने और डेल्टान की तलाश करने जैसा कुछ पागलपन करने के बारे में भी सोचा था। उस जगह पर निश्चित रूप से बहुत सारी आत्माएं थीं और वह पहले से ही यहाँ था इसलिए। लेकिन यह वाकई खतरनाक हो सकता था। लिनरी और वेडन बिल्कुल भी मजबूत नहीं थे और वह उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। ये खोज ऐसे विचारों को दूर रखने का एक अच्छा बहाना था, इसलिए उन्होंने खोज स्वीकार कर ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 329, डेल्टान फिर से। सर्वनाश का लोहार, C329, डेल्टान फिर से। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अध्याय 329, डेल्टान फिर से। लेस देन डिंग, एक मां की अंतिम इच्छा की खोज मित्र देशों की सेनाओं द्वारा पूरी कर दी गई है। ग्रेटर देन, क्या जिस क्षण उसने आत्मा की खोज स्वीकार की उसे सूचित किया गया कि यह खोज पूरी हो गई है और आत्मा उसकी सूची में प्रकट हो गई है। लेस देन, देखभाल करने वाली आत्मा, बड़ी दुर्लभ शिल्प सामग्री। किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा जो दूसरों के भाग्य के बारे में बहुत परवाह करता था और हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। ग्रेटर देन, उत्परिवर्तित हेंगंगट्री की इच्छा भी भ्रष्टा प्रभाव खो चुकी थी। उसने बिना कुछ किए ही सारे पुरस्कार प्राप्त कर लिए थे। क्या इसका मतलब यह है कि हम उस शहर में जाएंगे जहां आप जाना चाहते थे? सभी बहाने खत्म हो जाने के बाद सेठ को कुछ समय के लिए अपने काम को करने में काफी बेहतर महसूस हुआ। वह फांसी के पेड़ के साथ अपने आघात का सामना करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह सांपों के साथ मौत के करीब के अनुभव का बदला लेने के लिए उत्सुक था। कमजोर को धमकाओ, ताकतवर से डरो और तुम्हारी जिंदगी लंबी हो जाएगी या कुछ ऐसा ही। लिनरी और वेडन के लिए दूह शायद उनकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा इवान और वेडन शायद छोटे मोटे लोगों से लड़कर कुछ स्तर हासिल करने में भी सक्षम हो सकते हैं। उसे एहसास हुआ कि उन्हें किसी भी खतरे का सामना करने का मौका बहुत कम था। आखिरकार सेठ के पास मास्टर स्काईवॉकर की उपाधि थी जिसने उसे सांप राक्षसों से बहुत ज्यादा आक्रामकता प्रदान की। सांप शायद उसके पास आने पर किसी को भी अनदेखा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक नया गंतव्य है। हर कोई निराशा से कराह उठा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, चिंता मत करो, हम कल निकलेंगे। मैं तुम्हें पफ की पीठ पर सोने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। राहत की सांसें ली गई और जल्द ही सभी सो गए। सेठ ने सुबह नाश्ते के समय अपनी योजना को समझाया। उसने उन्हें उस जगह और दुश्मन के बारे में बताया जिसका उन्हें संभवतः सामना करना था। अपने लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन से सेठ को डेल्टान में होने वाले रास्ते और भूभाग में होने वाले बदलावों के बारे में पता था। शहर जो उनके आने से पहले लगभग एक वीरान रेगिस्तानी भूतहा शहर था और बाद में डूब गया था, अब पेड़ों द्वारा क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश के बाद एक विशाल दलदल बायोम बन गया है। योजना को समझना आसान था। वे दलदल के किनारे एक सुरक्षित जगह की तलाश करेंगे। वहां डूहू, लिनरी और अन्य लोगों के साथ रुकेगा और सेठ और पफल्स के लौटने का इंतजार करेगा। वह उन्हें अपने साथ दलदल में नहीं ले जाना चाहता था। उसे अभी भी याद है कि वह सांपों से घिरा हुआ था। इससे पुजारिन की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाता। डूहू के लिए बेहतर था कि वह सेठ के काम खत्म होने तक उनके साथ अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर रहे। बाघ आदमी ने लोहार के लौटने तक उनकी रक्षा करने का वादा किया। उसने ये भी वादा किया कि अगर सेठ वापस नहीं लौटे तो वह उन्हें जंगल से बाहर निकाल देगा। नाश्ते के बाद वे आइवेसे पर सवार हुए और अपने वर्तमान स्थान से सीधे दक्षिण की ओर चल पड़े, जो उन्हें डेल्टान तक ले गया। वे सेठ की अपेक्षा से भी अधिक तेजी से पहुंचे। मैं आग की भयावहता के कारण बहुत जल्दी पहुंच गया था। वे राख के मैदानों से होकर अपनी यात्रा का लंबा हिस्सा तय कर पाए। यहाँ तक कि जब वे जंगल के किनारे पर पहुंचे तो ये स्पष्ट था कि वनस्पतियों को झुलसी हुई धरती को पुनर्जीवित करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। जब विशालकाय आइवी को पेड़ों और झाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ा तो उसकी यात्रा की गति थोड़ी धीमी हो गई। ऊपर उड़ना असंभव था क्योंकि शाखाओं और पत्तियों की घनी छतरी उन्हें उनकी काठी से उखाड़ सकती थी। दलदली भूमि पर पहुंचने के बाद भूभाग में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। पहले ये घास के मैदान थे जहां सेठ ने पहली बार परियों से मुलाकात की थी। बाद में यह एक विशाल झील में बदल गया जहां उसने फिन और उसके लोगों को डूबने से बचाया। ज्यादातर पानी चला गया था लेकिन जगह कीचड़ भरी गीली जमीन में बदल गई थी जो विरल और टेढ़े मेढ़े दिखने वाले पेड़ों और घासों से ढकी हुई थी। सेठ उन सभी के साथ इतना ही करीब आना चाहता था। उन्हें थोड़ी सूखी ऊंची पहाड़ी मिली जो पेड़ों के एक छोटे समूह से घिरी हुई थी। ये बाघ आदमी ही था जिसने इस जगह को चुना था। अपने कदमों पर ध्यान रखना, डूहू ने उन्हें याद दिलाया जब वे सेंटीपीड से उतर रहे थे। एक आयामी यात्री के रूप में तिजाहत को सभी प्रकार के इलाकों के साथ अपने उचित अनुभव थे। वह किसी भी परिस्थिति में लड़ने और जीवित रहने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित था। यह उन कारणों में से एक था जिसके कारण सेठ को इन लोगों को उसके साथ छोड़ते समय आश्वस्त महसूस हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अरे वापस न आने की हिम्मत मत करना। तुमने मुझे डेल्टा में जीवन बिताने का वादा किया था, तुम्हें इसे निभाना ही होगा। लिनरी ने सख्ती से मांग की लेकिन वह अपनी आवाज में चिंता को छिपा नहीं पाई। वेडन और एथन भी सतर्क दिखे। मेरी चिंता मत करो, तुमने देखा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुमने देखा है कि पफ क्या कर सकता है। उनकी चिंता करो, उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा और अलविदा कहा। पफल्स की पीठ पर सवार होकर वह तब तक उड़ता रहा जब तक शहर के खंडहर दिखाई नहीं देने लगे। बाढ़ से भरा शहर अभी भी पानी से भरा हुआ था और ऊंची इमारतों और गगनचुंबी इमारतों के ऊपरी हिस्से सड़कों की घाटियों में भरे कीचड़ से बाहर झांक रहे थे। एकमात्र बड़ा अंतर यह था कि ऊपरी हिस्से में वनस्पतियां उगाई थीं।
पेड़ और सभी प्रकार के पौधे, झाड़ियां और लताएं वीरान शहर को फिर से आबाद करने के लिए अपना रास्ता ढूंढ रही थी। कभी धूसर और नीरस आधुनिक परिदृश्य अब हरे भरे पेड़ों से ढकी नुकीली खड़ी चट्टानों में बदल गया था। यदि वह ये न जानता कि यह पूरा स्थान संभवतः सांपों और राक्षस मछलियों से भरा हुआ है, तो यह वास्तव में एक शानदार दृश्य होता। पफल्स एक ऊंची इमारत की छत पर खुले स्थान पर उतरे। अब क्या? आइविसन ने पूछा। हम इंतजार करेंगे, सेठ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने अपने खिताब पर भरोसा करते हुए एग्रो को खींचा और शिकार को इकट्ठा किया। वे मुश्किल से ही शांत हुए थे कि 3-4 मीटर लंबे सांपों के झुंड ने उस इमारत के आसपास के पानी को भरना शुरू कर दिया जिस पर वे खड़े थे। गंदे पानी में लंबे घुमावदार शरीर भरे हुए थे जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह उबल रहा हो। कोई आइविसन ने टिप्पणी की और सेठ केवल सहमत हो सकता था। यह बहुत स्वादिष्ट दृश्य नहीं था। सेठ की उम्मीद के विपरीत वे आगे नहीं बढ़े। छोटे सांपों ने इमारत पर चढ़ने की कोई कोशिश नहीं की और पानी में ही रहे। उसने और सांपों या बड़े सांपों के आने का इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने छोटे मोटे लोगों की एक बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर लिया था जो वास्तव में लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। शायद उसे बड़े लोगों को बुलाने के लिए खून निकालना पड़ा, एक लापरवाह माता पिता की तरह जो तभी आता है जब वह अपने शरारती बच्चे को रोता और कराता हुआ सुनता है। बस ये कि यह सब कुछ आंसुओं के साथ खत्म नहीं होगा। सेठ ने अग्नि वर्षा को 2 बार डाला और आग की लपटें आसमान से गिरी जो इमारत के चारों ओर के पानी से टकराई। बेशक जंगल की तुलना में पैमाना छोटा था क्योंकि उसने जादू को सक्रिय रूप से मजबूत करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। कौन इतनी छोटी मछलियों पर पूरी ताकत से हमला करेगा? बास्केटबॉल के आकार के आग के गोले पानी में डूबे हुए थे जिनमें लाशें लहलहा रही थी और बड़े-बड़े फव्वारे फूट रहे थे। पूरी इमारत पानी के कई मीटर ऊंचे फव्वारों से घिरी हुई थी क्योंकि लगातार हत्या की सूचना आ रही थी। यह सिर्फ इतना था कि इतनी मात्रा में होने के बावजूद भी गुणवत्ता बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। यह एक खेल में एक उच्च स्तरीय चरित्र होने जैसा था और शुरुआती भीड़ को मारने से बार-बार केवल एक एक्सपी मिल रहा था। वह अपने अनुभव स्तर में भी कोई परिवर्तन नहीं देख पाया। कुछ मिनटों के बाद पानी खून और फटे हुए सांपों से लाल हो गया। यहाँ तक कि छत पर भी उन्हें पके हुए मांस की गंध आई। इसकी गंध बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये घिनौना सूप बासी दलदली पानी से बनाया गया था और सड़े हुए पौधों और सड़न की तरह बदबूदार था। सेठ को उबकाई भी आ रही थी लेकिन वह पानी को देखता रहा। लाइट शो को एक बड़े क्षेत्र में सुना और देखा जाना चाहिए था, है ना? इस तमाशे ने ध्यान आकर्षित किया होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 330 कीचड़ में लौटना। सर्वनाश का लोहार C330 कीचड़ में लौटना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 330 कीचड़ में लौटना। वे कहाँ थे? कुछ भी क्यों नहीं हो रहा था? सेठ 2 घंटे से इंतजार कर रहा था लेकिन बदला लेने के लिए कुछ नहीं आया। क्या ये शीर्षक मजाक था? बड़े सांप कहाँ थे? उसने बदमाशों से करीब 40 छोटी-छोटी चीजें लूटी थी लेकिन उसके अलावा कोई उपयोगी या मूल्यवान चीज नहीं मिली। ये वह नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। जब वह शहर आया था तो उसे उम्मीद थी कि इस समय यहाँ युवाओं की भीड़ होगी या शायद वयस्क भी होंगे। पूरा 1 साल हो गया था, कोई उम्मीद कर सकता था कि जनसंख्या में उछाल आएगा या कम से कम और अधिक वृद्धि होगी। सेठ को ड्रेकोनिक पदार्थ मिलने की उम्मीद भी कम ही थी। उसे किशोर के मस्तिष्क से वह अजीब पत्थर याद आ गया। शिकारी यूड्रिड ने उसे कर्फनकेल के बारे में बताया था। किशोर के पास एक होने का मतलब था कि इन सांपों में ड्रेकोनिक जाति में रैंक करने की क्षमता थी। अगर यह सच होता तो वह महाकाव्य या कम से कम दुर्लभ सामग्रियों का एक पूरा समूह प्राप्त कर सकता था। उसे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि उनमें से ज्यादातर चमड़े की है। अब उसके पास वेडन और सेरबेरस थे। दूसरा व्यक्ति कुछ भी कर सकता था और दूसरा वास्तव में कवच बनाने वाला था, कवच बनाने में माहिर लोहार। अब वह वेडन की दुकान के लिए चमड़े के कवच से जुड़ी सारी चीजें बेच सकता था। बोने को अभी तक अपनी किस्मत का पता नहीं था लेकिन सेठ को यकीन था कि वह मिनास मार के साथ रहने के लिए सहमत हो जाएगा। कौन सा बोना असीमित सामग्री और रचनात्मक स्वतंत्रता के लालच का विरोध कर सकता है? लेकिन कोई सांप नहीं आया। अगर उसे उनका शिकार करना पड़ता तो यह असली काम बन जाता। जब वे बहुत बड़े जीव होते तब भी वे नीचे गंदे पानी में आसानी से छिप सकते थे। लेकिन शीर्षक उन्हें आकर्षित करने में कामयाब क्यों नहीं हो रहा है? शायद वे व्यस्त हैं, पफल्स ने कहा। वे किस काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने बच्चों की हत्या की ओर ध्यान ही नहीं देते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन नया बना रहे हो? अल ने सूखी टिप्पणी की। तुम्हारा मतलब है कि वे जादूगरनी जो सुझाव दे रही थी उसे सोचकर सेठ कांप उठा। उन्होंने इस बारे में वृत्त देखे थे, कैसे संकुचित करने वाले सांप बहुत बड़ी प्रजनन गेंद बनाते हैं जिसमें बहुत सारे नर और बीच में एक मादा होती है। ऐसा सोचना बंद करो, हम तुम्हारे विचार पढ़ सकते हैं, पफल्स चिल्लाया। हम अल ने केवल एक अजीब स्पष्ट कराह दी जिसका मतलब कुछ भी हो सकता था। हाँ, अगर यह सही है तो यह उनके लिए आप पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त ध्यान भटकाने वाली बात होगी। उसने ध्यान भटकाने वाली बात कही। यह एक साथ कई चीजें प्राप्त करने का मौका भी हो सकता है। भाप से भरे काम में लगे सांपों का एक बड़ा समूह ढूंढना इतना मुश्किल नहीं हो सकता। उन्हें उनके संभोग में बाधा डालना थोड़ा बुरा लगा। दूसरी ओर वह वैसे भी उनकी प्रजाति को रोकने की योजना बना रहा था। संभोग को विनाश में बदलने से समग्र परिणाम में बहुत बदलाव नहीं आया। सेठ ने आइविसर पर सवार होकर शहर के केंद्र की ओर इशारा किया। यह वही दिशा थी जहां उसने आखिरी बार फील्ड बॉस मैट्रियार्क को जाते हुए देखा था। चलो उस दिशा में चलते हैं। दुर्बल सेंटीपीड ने मैना को बचाने के लिए उड़ान नहीं भरी। इसके बजाय वह एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूद गया। पफल्स छत से छत पर कूदता था या कभी-कभी वह ऊंची इमारत की दीवार पर कूद जाता था और अगली इमारत पर कूदने से पहले ऊपर चढ़ जाता था। वे एक विस्तृत झील के किनारे पहुंच गए। उस क्षेत्र में इमारतें नष्ट हो गई थी और मलबे ने लगभग गोलाकार समाशोधन के चारों ओर चट्टानों का एक घेरा बना दिया था। झील के अंदर का पानी विशालकाय पिंडों से भरा हुआ था जो लगातार एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते और कुंडली मारते रहते थे। भयावह। सेठ इस समय बस यही सोच रहा था। यह नजारा वाकई भयानक था। पूरी झील जिसकी गहराई कई दसियों मीटर थी विशालकाय सांपों से भरी हुई थी। वह मुश्किल से समझ पाया कि एक कहां से शुरू होता है और दूसरा कहां खत्म होता है, लेकिन उनमें से हर एक सांप रेलगाड़ी की तरह मोटा था और शायद पफल्स की लंबाई से दोगुना था। इससे पहले कि वह खुद को रोक पाता, उसने उथल-पुथल पर लेस देन ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया। उसकी दृष्टि इतनी सारी ओवले से भरी हुई थी कि वह मुश्किल से कुछ और देख पा रहा था। तथ्य यह है कि ऐसा नहीं लग रहा था कि सांपों ने इस पर ध्यान दिया था, लेकिन इससे उसका सदमा कम नहीं हुआ। लेस देन टाइटानोबोआ जुवेनाइल लव 47 ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेस देन टाइटानोबोआ जुवेनाइल लव 54 ग्रेटर देन। लेस देन टाइटानोबोआ पैट्रियार्क लव योजक चिन्ह ग्रेटर देन। लेस देन टाइटानोबोआ वयस्क स्तर 65 ग्रेटर देन। लेस देन टाइटानोबोआ जुवेनाइल लव 53 ग्रेटर देन। लेस देन टाइटानोबोआ वयस्क स्तर 59 ग्रेटर देन। सूची बढ़ती गई और दुर्गम स्तर वाला कुलपिता सबसे बुरा नहीं था। लेस देन छद्म दलदल ड्रैगन मात्र सत्तात्मक स्तर योजक चिन्ह ग्रेटर देन। एक ड्रैगन, ड्रेक या वाइबरन नहीं, कोई ड्रैकोनिक प्रजाति या दूर का रिश्तेदार नहीं, यह एक ड्रैगन था। यहां तक कि अगर ये सिर्फ एक छद्म ड्रैगन था, अगर सेठ ने अपने समय और ओरा और विदेशियों के साथ बातचीत के दौरान एक चीज सीखी थी तो वह ड्रैगन का मतलब था। ड्रैगन्स एक पौराणिक अस्तित्व थे जो अपने चरम पर थे। ऐसे अस्तित्व बहुत कम थे। एक सच्चा ड्रैगन निम्न देवता से भी प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। शांत हो जाओ बेवकूफ, यह उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो। छद्म ड्रैगन का मतलब है कि यह समय के साथ एक असली ड्रैगन बन सकता है।
अभी यह एक पूर्ण ड्रैगन बनने या एक पौराणिक अस्तित्व बनने से बहुत दूर है। वो देवदूत लुलुफोन या जो भी हो उस कीड़े से ज्यादा शक्तिशाली था। सल्जार ने छद्म ड्रैगन के अस्तित्व का मजाक उड़ाया। तो आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ? अगर आप मेरी अंगूठी पहनते हैं तो आपके पास सीधे टकराव में 65% संभावना है, उसके गुर्गों को छोड़कर। मैं समझता हूँ, तो फिर इसका सीधे तौर पर सामना न करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर यह सिर्फ विशालकाय सांपों की एक संभोग गेंद होती तो सेठ ने उन पर तब तक आग की बारिश करके हमला किया होता जब तक कि पूरी झील सांपों का सूप न बन जाए। मात्र सत्ता के अस्तित्व के साथ ये वास्तव में एक मूर्खतापूर्ण विचार बन गया। फिलहाल उन्होंने पीछे हटने और युद्ध की तैयारी करने का निर्णय लिया। योजक चिन्ह। डेल्टा के बीच में झील के ऊपर छाई सुबह की धुंध में एक शांत धुन की गुनगुनाहट गूंज रही थी। अन्य राक्षसी गाथा गीतों के विपरीत अगर विशालकाय सांपों की माला के अलावा कोई और सुनने वाला होता तो ये सुनना बहुत ही सुखद होता। इससे उसका दिल शांत हो गया और उसका दिमाग शांत हो गया। उसके गाने के साथ गहरा शोक भी था। ये बेचैन आत्माओं के लिए अंतिम संस्कार की तरह था। एक छोटी सी झनकार ने क्षण भर के लिए गीत को दबा दिया, उसके बाद सांपों के ढेर में जीवन समा गया। ये गीत धनुष के शिकार लोगों को शांति प्रदान करने के लिए था, क्योंकि गीत सुनते ही वे मर जाते थे। धनुष की डोरी बार बार गूंजती रही और जैसे जैसे झील में हलचल बढ़ती गई वैसे वैसे फिर से शांति छाने लगी। शोक का मार्ग एक ऐसा गीत था जो शुरू में करुणामय लगता था, लेकिन वास्तव में ये पीड़ित को समझाता था कि उसका रास्ता पार करना दुर्भाग्यपूर्ण था। उसे अपने भाग्य को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि उसके पास शुरू में कोई मौका नहीं था। उसी सांस में यह अपने शक्तिशाली तीरंदाजी के लिए जाने जाने वाले राक्षस के कौशल की प्रशंसा करता है। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन तकनीकी रूप से यह सिर्फ खुशामद थी। सेठ कोई तीरंदाज नहीं था और उसके पास अपने हमलों को मजबूत करने के लिए कोई विशेष कौशल नहीं था। वह केवल एक गीत के साथ खुद को मजबूत करके इसकी भरपाई कर सकता था। उसके बालों की अडिग नोकें बड़ी आसानी से विशालकाय जानवरों के मोटे शल्कों को भेद देती थी। धनुष की इच्छाशक्ति से निर्देशित होकर वे सरीसृपों के शरीर के महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचने का रास्ता खोज लेते थे। एक बार उनके शरीर के अंदर तीर की नोक के जादू और धनुष के प्रभाव ने स्केली राक्षसों को तेजी से क्षय और भयानक दर्द दिया। कुछ लोग सीधे चेतना खो बैठे और उनमें से बहुत कम को फिर कभी न जागने का आश्वासन दिया गया क्योंकि वे माइंड डेके से प्रभावित थे। तीर लगने से घायल हुए लोग दर्द से पागल हो गए और गांठ से बाहर निकलकर दुश्मन की तलाश करने लगे। जो कुछ लोग अस्त व्यस्त शवों से बच निकलने में कामयाब हो गए, उनकी कोशिशें बेकार गईं। वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं था। सेठ झील के किनारे एक चट्टान पर खड़ा था, हेरेस का कवच पहने हुए। उसकी धुन और बाण कभी नहीं रुके। पफल्स ने दूर से झील को स्तब्ध भाव से देखा। वह अकेला नहीं था जो बड़ा हो गया था। जंगल में आग का तूफान पहले से ही तेज था, लेकिन ये सिर्फ धोखा देने जैसा लग रहा था। लोहार बस वही खड़ा रहा, गाना गाता रहा और दुनिया की परवाह किए बिना तीर चलाता रहा, जबकि वह अदृश्य रहा। स्तर और शारीरिक कौशल में भारी अंतर के बावजूद तीरों की संख्या ने यह सुनिश्चित किया कि वैकल्पिक प्रभाव कम से कम एक बार ट्रिगर हो जाए। एक पक्ष पूरी तरह सुरक्षित था, जबकि दूसरा धीरे धीरे मारा जा रहा था। कभी कभी तो तीर आंख में घुसकर आइविसर से भी बड़े सरीसृप की जान एक ही झटके में ले लेता था। दिव्य प्राणी पफल्स और दुर्लभ सेंटीपीड ने अतिशय शिष्ट होने की महिमा को समझा और एक निर्णय लिया। वह सेठ को उसके खुद के उपकरण के लिए परेशान करेगा। दुनिया पफल्स महान के सामने डर से कांप उठेगी। पहले से भी अधिक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।